गहलोत ने 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। 31 मई तक शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी, जिसमें लॉकडाउन लगाने की सलाह दी गई थी। राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही अब आयोजित हो पाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी, प्रीति भोज की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैंड, बाजा, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी तरह के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मेडिकल गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद रखा गया है। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, केटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादकों को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए मनरेगा के काम स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। सभी तरह के धार्मिक स्थल जो है वो बंद रहेंगे। पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर ही रहकर करने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 31 मई तक शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन सरकार ने लगाया है। सबसे अहम बात जो इस बार लगाई गई है, शादी समारोह में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने कर दी है। 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 31 मई तक शादी समारोह पर सरकार ने रोक लगाई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राहुल, नई गाइडलाइन भी सरकार ने जारी कर दी है, क्या कुछ इसमें खास बात है? आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई थी,
उसके बाद ये तय किया गया है कि 10 मई से 24 मई तक प्रदेश के अंदर सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस नई तरह से जारी की गई है और सबसे बड़ी बात जो की गई है उसके जो विवाह समारोह जो राजस्थान के अंदर लगातार हो रहे थे, बड़ी संख्या में हो रहे थे और उसके बाद से लगातार कोरोना संक्रमण भी लगातार फैलता जा रहा था, उसको लेके राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि 31 मई 2021 के बाद ही विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, यानी 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक रहेगी। हालांकि इसके अंदर एक रास्ता ये भी निकाला गया है कि यदि विवाह करना है तो वो घर पे कर सकता है, कोर्ट मैरिज कर सकता है, लेकिन उसमें केवल 11 व्यक्ति ही उसमें उनको अनुमति होगी। मतलब यदि किसी को शादी करनी है, बहुत जरूरी है, तो वो अपने घर पे शादी करे या फिर कोर्ट मैरिज करे, उसमें भी सिर्फ 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे और उसकी भी सूचना जो शामिल होंगे उनकी वेब पोर्टल पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हलवाई से संबंधित गतिविधि है, बैंड बाजा, बारात, निकासी, आवागमन, शादी से संबंधित कैटरिंग, विवाह स्थल, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब बड़े स्तर पर कोई शादी नहीं कर सकेगा। घर पे अगर अनुमति है 11 लोगों के साथ शादी करने की या फिर कोर्ट मैरिज करे, ये इसके अंदर गाइडलाइन के अंदर शामिल किया गया है। साथ ही यदि कोई गार्डन बुक किया गया है तो उसको जो एडवांस राशि दी गई है वो जमा करवानी पड़ेगी या उसको बाद में उसको समायोजित करनी पड़ेगी। एक फैसले ये भी बड़ा फैसला किया कि विवाह समारोह के अलावा और भी कई तरह के सामूहिक भोज जो कई कार्यक्रम किए जा रहे थे पूरे प्रदेश भर के अंदर, तो उन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति सरकार की ओर से इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई सामूहिक भोज के आयोजन नहीं किए जाएंगे। इसी तरह जो धार्मिक स्थल है, वैसे तो धार्मिक स्थल बंद ही थे, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार ने घोषणा कर दी कि जो धार्मिक स्थल है वो बंद रहेंगे। पूजा अर्चना इबादत वगैरह करनी है तो वो अपने घर से करें। एक गाइडलाइन के अंदर ये भी प्रावधान किया गया है जो कोविड पॉजिटिव रोगी है, यदि उसके अटेंडेंस के लेके भी कोई कई बार ज्यादा संख्या में लोग अटेंडेंस पहुंच जाते हैं, उसको लेके भी जो चिकित्सा विभाग है वो अलग से अपनी गाइडलाइन जारी कर सकेगा कि कौन व्यक्ति कितने समय तक के लिए अटेंडेंट रह सकेगा। अभी इसकी फाइनल जो गाइडलाइन है वो आएगी। एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है कि जो निजी और सरकारी परिवहन के जो साधन है, बस है, जीप है आदि, जो सरकारी परिवहन के जो साधन है वो अब बंद कर दिए गए हैं। अभी तक ये जो आवागमन के साधन है, निजी और जो प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें हैं, वो जारी थी, लेकिन अब सरकार ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें सिर्फ मेडिकल जो सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो लोडिंग वाहन है उनका आवागमन है, उसके लिए जो नियोजित व्यक्ति है, जो संबंधित व्यक्ति है, उसको अनुमति दी जाएगी। एक दो फैसले और भी किए गए हैं इसमें से मेडिकल और अन्य इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसको छोड़ के एक जिले से दूसरे जिले में जाना या एक शहर से दूसरे शहर में जाना, गांव से शहर में जाना या शहर से गांव में आना, इसी सभी प्रकार का जो आवागमन है तो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अब कोई व्यक्ति गांव से शहर या शहर से गांव या अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकेगा। और राज्य के बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी 72 घंटे के अंदर जांच कराई जाएगी। RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा, नहीं तो उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। श्रमिकों के जो पलायन है उसको रोकने के लिए जो पहले की तरह अनुमति रहेगी कार्य करने की जो श्रमिक हैं, और श्रमिकों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उनको पहचान पत्र जारी किया जाएगा। वो पहचान पत्र उनकी जो इकाइयां हैं संबंधित वो उसको जारी करेंगी। इसी तरह जो उद्योग निर्माण जो इकाइयां हैं उनमें श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस जो होगी वो चलाई जा सकेगी। इसमें वाहन चालक का नाम होगा, गाड़ी का नंबर होगा, इसी जो कुछ चीजें दी जाएगी। बाकी जो शेष जो व्यवसायिक गतिविधि अभी तक चल रही थी और 30 अप्रैल तक जो जन अनुशासन का जो पखवाड़ा था जो चल रहा था वो गाइडलाइन पूरी तरह से लागू की जाएगी। कुल मिला के जो 2-3 फैसले किए गए हैं बड़े, उसमें एक तो शादी समारोह पर रोक लगाई गई है, हालांकि घर से शादी करने की अनुमति होगी। निजी और जो सरकारी बस है उनका आवागमन रोका गया है और आवागमन को रोकने के लिए अनुमति नहीं होगी। कोई गांव से शहर में जा सकेगा और शहर से गांव नहीं जा सकेगा। ये 2-3 फैसले इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लागू किए हैं।
जी राहुल, एक सबसे अहम बात यह है कि आज से ये माना जा रहा था कि आज संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार कर सकती है और वो आज से ही लागू हो सकता है, लेकिन 4 दिन प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। 10 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। क्या लगता है, क्या माना जाए, 4 दिन केवल तैयारी के लिए रखे गए हैं ये? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पत्रिका टीवी से बताया भी गया था कि ये जो लॉकडाउन है ये उस तरह का लॉकडाउन नहीं रहेगा जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन लागू किया गया था। इसमें सारी गतिविधियां बंद कर दी गई थी पूरी तरीके से। कुछ जो प्रावधान अभी लागू किए गए हैं, जैसे पहले जो प्रावधान था उसके अंदर 2-3 चीजें नए सिरे से जोड़ी गई है, क्योंकि जैसे कि विवाह समारोह है, विवाह समारोह अभी तक जारी थे। उसमें पहले अलग अलग, पहले 100 की अनुमति थी, 50 की अनुमति थी, अभी थोड़े दिन पहले उसको घटा के 31 व्यक्तियों की अनुमति उसमें कर दी गई थी। अब उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, विवाह समारोह नहीं होंगे। सिर्फ विवाह जो यदि किसी को करना है तो अपने घर से करे या फिर कोर्ट मैरिज करे, और उसमें 11 व्यक्तियों की अनुमति होगी। ये एक बड़ा फैसला इस गाइडलाइन के अंदर किया गया है। दूसरा जो आवागमन है, जो लगातार जारी था, निजी बसों से जारी था, निजी वाहनों से जारी था, सरकारी बसों से जारी था, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। यानी जो ड्राइवर है वो जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, पूरी तरह से फैलाव इसका बढ़ता जा रहा था। इस तरह से जो आवागमन है उसको अब रोका गया है कि कोई अब निजी जो वाहन से या सरकारी बस के जो परिवहन के जो साधन है उसको रोक दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकेगा। ये इसके अंदर 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले आज के जो गाइडलाइन है उसके अंदर लागू किए गए हैं। बाकी जो जन अनुशासन के तहत जो चीजें, पखवाड़े के तहत जो चीजें लागू की गई थी वो एज इट इज अपने टाइम पर खुलेंगी और फिर वो बंद हो जाएंगी, जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई थी। मेडिकल सुविधा उनको पूरी तरह से छूट दी गई है, अन्य जो जरूरी सामान है उनको छूट दी गई है। बाकी जो किराने की दुकान है या दूध की डेयरी का जो अभी तक जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी थी वो बरकरार रहेगी। जी राहुल, जो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कुछ इस गाइडलाइन में रखा है? देखिए, मजदूरों के लिए जो पहले जो नियम लागू थे उसको बरकरार रखा गया है। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने देखा है कि श्रमिक शहर छोड़ के या अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाए। इसके लिए जो निर्माण इकाइयां उन पे ये लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा, उनका आवागमन जारी रहेगा। इसके लिए विशेष बस भी चलाई जा सकती है और उनके लिए जो परिचय पत्र है वो भी उनको जो संबंधित जो इकाइयां हैं जहाँ वो काम कर रहे हैं वो उसमें उनको परिचय पत्र देगी, जिससे वो उनका बाधित होगा। जो निर्माण संबंधी जो इकाई है वो जारी रहेगी। हालांकि जो निर्माण संबंधी जो दुकानें हैं वो जरूर सरकार की ओर से बंद रहेगी और उन पे ये लॉकडाउन लागू रहेगा। बाकी जो आवागमन है श्रमिकों का वो जारी रहेगा और उनको सरकार की ओर से छूट दीजिए ताकि जो श्रमिक मजदूर हैं वो अपनी जगह छोड़ के जाए नहीं, और क्योंकि बाहर में काफी सारी समस्या आती है। तो उद्योग निर्माण इकाइयों का जो आवागमन है वो जारी रहेगा, विशेष बस चलेगी और उनकी कार्य करने की छूट पूरी तरह से जारी रहेगी। मतलब उनको जो अभी जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार उनको चलता रहेगा उनको। जी, लेकिन और जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं 30 अप्रैल 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार ये अनुमति दी गई है। ये शेष व्यवसायिक गतिविधियां इस गाइडलाइन में लिखा गया है, इसको लेके थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, जो अभी 30 अप्रैल को जो सरकार की ओर से जो छूट दी गई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी कि राशन की दुकानें, दूध की डेयरी, फल सब्जी का जो गाइडलाइन लागू की गई थी कि सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक अनुमति होगी राशन की दुकानों को खोलने की, दूध की डेयरी वगैरह खोलने की, जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम थी
वो यथावत रहेगी, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइन है उसके अंदर साफ लिखा है कि जो शेष व्यवसायिक गतिविधियां हैं 30 अप्रैल 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेगी, यानी वो एज इट इज लागू रहेगी। जो राशन की दुकानें अभी 11 बजे तक खुल गई थी वो खुलती रहेंगी। इसी तरह दूध की डेयरी है, दूध देकर सामान है, वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे वो शाम को उनको व्यवसायिक गतिविधि काम करने की छूट रहेगी। बाकी जो दुकानें हैं वो यथावत जिस तरह से बंद थी वो बंद ही रहेंगी। सिर्फ राशन की दुकानों को छूट दी गई है, तो किराना का जो सामान है वो मिल सकता है, और दूध की डेयरी। इसी तरह जो सब्जी वालों को जो छूट दी गई थी वो भी बरकरार रहेगी। और बाकी संपूर्ण जो गतिविधियां, संपूर्ण जो बाजार है उसके अंदर जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। यानी सरकार ने उनको जारी रखा जो 30 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि आज की गाइडलाइन के अनुसार अभी तक जो चीजें चल रही थी तो यथावत थी। अब उसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बड़ा बदलाव किया गया है कि विवाह समारोह को 31 मई के बाद ही आयोजित किया जा सकेगा। 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक रहेगी। इसमें भी एक छूट दी गई है। इसमें छूट दी गई है कि व्यक्ति यदि अपने घर परिवार में किसी की शादी करता है तो अपने घर पे करे या फिर कोर्ट मैरिज करे, और उसमें 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला आज की मीटिंग के अंदर किया गया है। आपको फिर क्लियर कर दें कि विवाह समारोह 31 मई तक पूरी रोक रहेगी। वो गार्डन वगैरह में नहीं कर सकते, होटलों में नहीं कर सकते, और जो दूसरे स्थल वहां पे नहीं कर सकते। सिर्फ घर पे कर सकते हैं विवाह समारोह। घर पे शादी करने की अनुमति होगी या फिर कोर्ट में मैरिज की जा सकती है। उसमें सिर्फ 11 जने ही शामिल हो पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर उसके अंदर किया गया है। इसी तरह सामूहिक जो भोज है वो बंद रहेंगे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। विवाह समारोह, विवाह स्थल, जो बाकी की प्रतिष्ठान है बंद रहेंगे। होटल संचालक पूरी तरह से बंद रहेंगे। यहाँ पर कोई टाइम नहीं किया जा सकेगा। शादी वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकेगी। यदि किसी विवाह संचालक के पास पहले ऐसे एडवांस जमा राशि है तो या तो उसको वापस लौटानी पड़ेगी या फिर उसको बाद में उसको समायोजित करना पड़ेगा। एक बड़ा फैसला ये है। दूसरा बड़ा फैसला सामूहिक भोज पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और तीसरा जो बड़ा फैसला ये किया गया कि निजी और जो सरकारी जो परिवहन के जो साधन है, जैसे बस है, जीप है, कार, ये अभी तक इनका आवागमन लगातार जारी था, जिससे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर आपस में जो वायरस है बहुत तेजी से फैला था। इस पर अब बंद कर दिया गया है। अब निजी बस, सरकारी बसें ये बंद रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन के साधन, व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाएगा, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकेगा, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकेगा। जो जहां है वो वहीं रहेगा। इसमें भी जो मेडिकल सुविधाएं और जो अन्य इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके लिए वो पास के जरिए वो जा सकता है। सामान्यतः पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई है। तो 3 बड़े फैसले इसके अंदर किए गए हैं। बाकी जो गाइडलाइंस अभी तक चली आ रही थी, राशन की दुकान, दूध की डेयरी, सब्जी, वो एज इट इज लागू रहेगी। उन पर कोई रोक नहीं है। वो 11 बजे तक जो अपने यथावत उनको समय दिया गया है 11 बजे तक वो उस पर खुलती रहेंगी। दूध का काम है वो सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे वो जारी रहेगा। बाकी जो अन्य गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि यदि वो उचित समझते हैं तो प्रतिबंधित जोन के अंदर अपने स्तर पर और भी सख्ताई वो कर सकते हैं। जी राहुल, आपने बताया कि सार्वजनिक और निजी परिवहन के साधन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और निजी वाहन से यातायात जो है यात्रा पर पहले से ही रोक लगा दी गई है सरकार ने। तो कुल मिलाकर अब कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाएगा। निश्चित रूप से सरकार की ओर से अभी तक ये तय किया गया था पहले कि निजी वाहन से कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाता था। ये पहले की गाइडलाइन में था। सरकारी बसें चल रही थी इसलिए आवागमन जारी था। व्यक्ति सरकारी बस के अंदर एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे शहर, दूसरे गांव जा रहा था। सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। निजी के साथ साथ इसके अंदर सरकारी परिवहन के साधन भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यानी अब सरकारी बसें भी नहीं चलेगी, चाहे रोडवेज की बस हो चाहे दूसरी बसें हो सरकारी, वो बंद रहेंगी। अब इसके अंदर जो गतिविधि आवागमन था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
राहुल, ई-मित्र को लेके क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट करूं कि 30 मई को सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उसके अंदर ई-मित्र को लेके साफ क्लियर था कि ई-मित्र और आधार सेवा केंद्र ये निर्धारित टाइम पे अपने जो दिया गया था उसके अनुसार खुलेंगे, उन पर कार्य करने की अनुमति होगी। और आज की जो गाइडलाइन है उसमें ई-मित्र और आधार सेवा जो केंद्र है उन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इसका एक कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है जो सरकार की ओर से लागू की गई है, तो पहले 30 अप्रैल तक उसकी अवधि थी, उसको बढ़ा के सरकार ने 1 महीना उसको आगे बढ़ा दिया है। इस लिहाज से इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-मित्र और आधार केंद्रों को छूट दी है। व्यक्ति वहां जा सकता है, ई-मित्र पर जाके जो चिरंजीवी योजना है उसका पंजीकरण करा सकता है। इसलिए पूरी तरह से उन पर ये जो प्रतिबंध उन पर कोई लागू नहीं रहेगा और वहां जाके पंजीकरण कराए योजना का, उसके लिए उसको पूरी तरह से अनुमति होगी। ई-मित्र संचालकों को अनुमति होगी, उन पर लॉकडाउन लागू नहीं होगा। जी राहुल, सरकार ने 4 दिन का समय जो है वो लिया है, लेकिन सबसे अहम बात, जब ये सुबह 11 बजे तक जो छूट दी गई थी उसमें ये देखा गया था राशन की दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ रही थी। उनको रोकने के लिए भी कोई कवायद प्रशासन की ओर से की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए, या फिर दूरी जो उचित तय करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी, जो कि वो सुबह 11 बजे तक खुल रही थी। देखिए, पहले उसको लागू रखा है और जो अप्लाई इनको करनी थी, अब निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से जो नई गाइडलाइन अभी भी जारी की गई उसके अंदर इस तरह की कोई टाइम परिवर्तन नहीं किया गया है। जो वर्तमान का जो समय है वो बरकरार रखा गया है। अब उसी में प्रशासन को किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रखवानी है, किस तरह से मेंटेन रखना है कि कोरोना का संक्रमण फैले नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी न हो, मास्क लगा के रखें। ये इस तरह की गाइडलाइन प्रशासन को अपने स्तर पर और तेजी से और सख्ती से करनी पड़ेगी। तो ये सरकार ने इसके अंदर आज में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है और वो वर्तमान है सरकार को जो स्थानीय जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर इस तरह की चीजें लागू करे और सख्त रखे, टाइम से दुकानें बंद हो, दुकानों पर भीड़ इकट्ठी न हो, लोग मास्क लगाएं और इस तरह का जो शक्ति का लिए वो अपने स्तर पर जिला पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर करेगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार पहले भी निर्देश दिए थे और अब भी निर्देश दे दिए हैं। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई को सुबह 5 बजे तक राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में भी आपको बता दें, राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने कर दी है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों और युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मृत्यु की संख्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई है। मंत्रिपरिषद ने इसके दृष्टिगत संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का जो है निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा 5 सदस्यीय मंत्री समूह के सुझावों पर चर्चा कर महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बैठक में जो निर्णय किए गए हैं उसमें आपको बता दें, राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे, यानी 31 मई तक राजस्थान में
विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी प्रीति भोज की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्तियों को ही अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी। ये जरूरी किया गया है। विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक है। घर पर रहकर या फिर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 11 लोगों की अनुमति होगी। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। शादी के लिए टेंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद कर दिया गया है। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादकों को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या फिर बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए मनरेगा के काम स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील की है कि पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेंडेंट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप पूरी तरह से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, जीप की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्य और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग, इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति इनको अनुमति होगी। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो इस तरह की गाइडलाइन विभाग की ओर से जारी की है। राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 10 मई से लेकर 24 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन प्रदेश में लगाया गया है। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन प्रदेश में रहेगा और 31 मई तक शादी समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। सबूत है, प्रदेश के अधिकतर निजी अस्पतालों में लूट का खुला खेल चल रहा है, लेकिन सरकार इन पर लगाम लगाने की बजाय जनता को लुटते देख रही है। हालांकि पत्रिका में खबर चलने के बाद अस्पताल पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी की सदस्यता से धनवंतरी अस्पताल को निष्कासित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सेहत के सौदागर सिर्फ प्रदेश में ही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में ऐसे हैवान मौजूद हैं जो कोरोना महामारी में मदद करने की बजाय डाका डाल रहे हैं। सरकारों से कौड़ियों के भाव जमीन लेने वाले ये अस्पताल अब महामारी में भी चांदी कूट रहे हैं। अव्यवस्थाओं और लूट के खुले खेल में
मरीजों की जान तक जा रही है। इसके बावजूद किसी की भी जवाबदेही तय नहीं है, न ही किसी अस्पताल पर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जो कि मुनाफाखोरों को सजा के नाम पर नजीर बन सके। गहलोत सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश में एक एक कोविड बेड की मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारियों की टीमें इनकी मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन इस लूट से सरकार की मॉनिटरिंग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने कहने को तो प्रदेश में निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की अधिकतम दरें तय की हुई है, कई अस्पताल इनकी पालना कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही, लिहाजा मरीज लुट रहे हैं। अब आपको उपचार की सरकार की तय दरें भी बता दे। आइसोलेशन बेड, सपोर्टिव केयर और ऑक्सीजन सहित NABL अधिकृत अस्पतालों में 5500 रुपए प्रतिदिन सरकार ने तय किए हैं, जबकि नॉन NABL अस्पताल में 5000 रुपए प्रतिदिन दरें तय है। HDU, ICU बिना वेंटिलेटर की जरूरत वाले बेड पर NABL अधिकृत अस्पताल के लिए 8250 रुपए प्रतिदिन तय की है, जबकि नॉन NABL अस्पताल के लिए 7500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दरें तय है। इसी तरह ICU वेंटिलेटर सहित इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव NABL अधिकृत अस्पतालों के लिए 9900 रुपए प्रतिदिन, जबकि नॉन NABL अस्पतालों के लिए 9000 रुपए प्रतिदिन दरें तय की गई है। लेकिन निजी अस्पताल 50 से 60 हजार, 1 लाख रुपए रोजाना तक मरीजों से वसूल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आगे देश की चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में सरकारों के सामने इंतजामों और संसाधनों को लेकर चुनौतियां बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से तीसरी लहर से निपटने का एक्शन प्लान मांगा है। अब देखना ये होगा कि सरकारें इस महामारी से कैसे निपटती है और जनता सरकारों का कितना साथ देती है, क्योंकि बिना जन सहयोग के कोरोना से जंग जीत पाना संभव नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के आंकड़े स्थिर भले हो, लेकिन संक्रमण दर कम नहीं हुई। एक्टिव केस 1,96,000 से ज्यादा है और इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार देने में सरकार हर तरह से नाकाम रही है। सामान्य लक्षणों वालों को पहले ही होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, सिर्फ गंभीर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। अब वो भी भगवान भरोसे है। राजधानी जयपुर के लगभग हर कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। कई निजी अस्पतालों ने तो अस्पताल के बाहर नोटिस तक चस्पा कर दिया है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण अब कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। निजी सेक्टर के सबसे बड़े अस्पताल फोर्टिस जयपुर ने आज अस्पताल परिसर में एक नोटिस लगाकर नए मरीजों को भर्ती करने में असमर्थता जताई है। अस्पताल ने नोटिस में लिखा कि उसके पास भर्ती मरीजों के लिए भी सिर्फ कुछ घंटों का ऑक्सीजन बैकअप है। वहीं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने आदेश जारी कर कहा कि अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के कारण आज सुबह 10 बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। हालांकि देर शाम चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की ओर से बयान जारी कर ये कहा गया कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में जामनगर से आने वाले टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। यहां ऑक्सीजन का संकट नहीं होगा, ऐसा दावा किया गया है। राज्य के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में भी अब भर्ती मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बैकअप नहीं बचा। ऐसे मरीजों को अब नहीं लिया जा रहा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां फिलहाल 2 ही सूरत में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन बेड मिल रहा है। यदि पहले से ऑक्सीजन पर चल रहे कोई मरीज ठीक हो गया या फिर उसकी मौत हो गई तो उसकी जगह दूसरे को बेड और ऑक्सीजन मिल रही है। वहीं SMS को रेफरल कोविड केयर सेंटर बनाने के बाद भी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं की गई है। इस कारण गंभीर मरीजों को वहां रेफर करने का कोई भी फायदा नहीं। फिलहाल वहां बेड खाली ही पड़े हुए हैं। तो
तो व्यवस्थाओं के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में जल्द भर्ती की जाएगी। प्रोफेसरों चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मंजूरी दे दी गई है। तो प्रदेश में 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में अब भर्ती होगी। प्रोफेसरों चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिकित्सा तंत्र पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में अब सरकारें जागना शुरू हुई है। प्रदेश में 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया जो है वो अब जल्द शुरू हो जाएगी। 105 प्रोफेसर और चिकित्सकों के पदों पर यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसे मंजूरी दे दी है।